Assalamu alaikum students. Welcome to the fourth lecture of Advanced Research Methods. Today's lecture is about the problem formulation, which is very important. Understanding of the research problem is a major part of any research. If you see any research thesis, master or PhD, you would see there are two major parts. The first part you would see identification of research problem, and the second part is the solution to the problem. So इसीलिए आप अगर MS के थीसिस को देखें तो आपको 1 ईयर के टोटल टेन्योर में फर्स्ट 2 सेमेस्टर दिए जाते हैं थीसिस के लिए, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का होता है कि व्हाट इज प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व, क्या आप काम करने जा रहे हैं। तो a valid research problem find out करना, this is almost I would say half of efforts आपको रिसर्च में इसके ऊपर लगानी पड़ती है कि आपको वैलिड रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए। अगर पीएचडी में देखें तो पीएचडी इज मिनिमम if we see 4 year study, so first 1 year and 1.5 year you have to spend on problem identification, and once you identify the problem, so आप उसको प्रॉब्लम को राइट अप करते हैं, अपना एक प्लान बनाते हैं और फिर आप रिसर्च प्रपोजल बनाकर डिफेंस के लिए जाते हैं। द फर्स्ट डिफेंस इज द रिसर्च ऑन रिसर्च प्रॉब्लम। तो वहाँ पर आपको रिव्यूअर या एग्जामिनर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि इज इट अ वैलिड रिसर्च प्रॉब्लम जिसके ऊपर काम रिसर्च की जा सकती है। देन इफ दे अप्रूव तो आप अपनी उस रिसर्च प्रॉब्लम को आगे लेके चलते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। अगर आपका वो रिसर्च प्रॉब्लम अप्रूव नहीं होता, यू हैव टू वर्क अगेन to find out a valid research problem. So be careful, and you have to spend almost half of your time on formulation of research problem. So this lecture we will understand in this lecture how you would identify your research problem, how what are the steps in formulating the research problem, and how you would write the research problems. If you recall our last lecture that was on literature review, जिसके अंदर आप एक टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, जिस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, you have to gain all of the knowledge about the topic. आप बुक्स को स्टडी करें, आप जर्नल्स को स्टडी करें, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, जर्नल्स पेपर्स को स्टडी करते हुए, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू को लिखते हुए, आपने फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिसर्च टू एंड ऑफ द रिसर्च अभी तक जो इस टॉपिक पे रिसर्च हो चुकी है, जो काम हो चुका है, वो आपने रिसर्च लिटरेचर रिव्यू में फाइंड आउट कर लिया। अब आपने ये देखना है रिसर्च प्रॉब्लम कैसे निकलेगी। वहां से आपने डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट किया, अब आपने अपने उस लिटरेचर रिव्यू से रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। सो अब कैसे निकलेगी? A research problem is defined as a situation where two conditions exist. दो कंडीशंस आपने देखनी है, जहां पर आपको वो दोनों कंडीशंस मिलेंगी, so there is a research gap.
तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? देयर इज अ गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टेट एंड डिजायर स्टेट। आपने अभी तक रिसर्च कंडक्ट की, लिटरेचर रिव्यू पढ़ा, और उसमें डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपना काम डिफाइन किया, हर एक ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की, बट जो चीज डिजायर्ड है वहां तक अभी रिसर्चर पहुंचे नहीं। हर एक ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन कर ली है, बट दे हैव नॉट येट रीच टू द फाइनल सॉल्यूशन, या जो डिजायरेबल रिसर्च है या डिजायरेबल प्रोडक्ट है वहां तक अभी नहीं पहुंचे। ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग स्टेट जो है वो डिजायर्ड स्टेट तक नहीं पहुंची। And the second is the solution for closing the gap has not yet not been determined। वही हमने बात की कि जो गैप को क्लोज करने के लिए गैप, वो अभी तक कोई सॉल्यूशन उस गैप को फिल नहीं कर पा रहा। सो दिस इज योर रिसर्च प्रॉब्लम। इसके लिए आपको as much as possible you have to gain knowledge about your topic। ये भी हो सकता है कि आपने रिसर्च करते हुए लिटरेचर रिव्यू किया और आप ऐसी स्टेट पर पहुंच गए जहां पे आपको लगा कि दिस इज दिस इज अ रिसर्च गैप। ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर रिसर्चर ने यहाँ तक काम किया, लेकिन इसके बाद ये होना चाहिए था जो कि अभी किसी कोई रिसर्च आपको नहीं मिली, और आप वो अपनी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि ये प्रॉब्लम है। इसके बाद रिसर्च, करंट रिसर्च यहाँ पर है, इसके बाद ये डिज़ायरेबल रिसर्च है, ये डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स है। तो दिस इज़ अ गैप, दिस इज़ अ प्रॉब्लम that the researcher yet not completed their research, या डिज़ायरेबल स्टेट तक जो रिसर्च नहीं पहुंची। बट ये आपका नॉलेज है। अगर आपने पूरा का पूरा थीसिस इस बेस पे कर लिया कि मैंने ये लिटरेचर व्यू किया था, फर्ज करें आपने कहा कि मैंने 2001 से लेकर 2020 तक के तमाम पेपर्स को स्टडी किया, तमाम जर्नल्स, तमाम कॉन्फ्रेंसेस पेपर, बुक्स, मेजर बुक्स जो इस टॉपिक पे पब्लिश हुई उनको मैंने स्टडी किया, लेकिन मुझे ये यहाँ तक तो रिसर्च लोगों की कंट्रीब्यूशन नजर आई, बट दिस रिसर्च इज नॉट येट, आप कह लें कि इट इज नॉट कंप्लीट। इसके बाद इसमें ये होना चाहिए था, या फर्ज करें आप कोई, मैं अगर एग्जांपल दूं किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की, ठीक है, तो आप देखते हैं किसी ने थ्रूपुट को इम्प्रूव किया, किसी ने डिले को इम्प्रूव किया, किसी ने एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया। तो आप देखते हैं कि ये चीज़ें हर रिसर्चर ने कंट्रीब्यूट की हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें आप कोई ऐसा फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं जो आप कहते हैं कि ये फैक्टर कोई भी रिसर्चर अभी फुलफिल नहीं कर रहा। सो दिस इज अ रिसर्च गैप एंड आई वुड come up with the solution of this problem। But later ये आइडेंटिफाई होता है कि ये जो आप सॉल्यूशन देने जा रहे हैं वो ऑलरेडी रिसर्च किसी न किसी रिसर्चर ने प्रेजेंट की हुई है, और आप वो फाइंड आउट नहीं कर सके, तो believe me, your research will be rejected। So examiner will tell you
that your research is incomplete because of your incomplete literature review. वो वहां पर आपको ऑब्जेक्शन लगाएगा कि ये रिसर्च जो आप करने जा रहे हैं, ये जो आपने रिसर्च की है, ये फला रिसर्चेस ने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। और आपको आपको पूछेगा व्हाट इज नोवेलिटी ऑफ योर रिसर्च, दिस रिसर्च इज ऑलरेडी कंडक्टेड बाय दैट रिसर्चर्स, उन्होंने ये इस प्रॉब्लम पर काम किया और ये सोल्यूशन दिया और ये उनकी रिसर्च आउटकम थी, आपकी क्या नोवेलिटी है। So you have to gain all possible knowledge about your topic so that nothing should be missed. आपके लिटरेचर रिव्यू में ऐसा डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल रिसर्च टिल करंट स्टेट ऑफ द आर्ट आपने अपने उस टॉपिक पे नॉलेज को गेन करना है, और वहां फिर जो आपको गैप नजर आएगा, दैट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम। Okay, let's see what is problem formulation. Problem formulation is comprised of two phases. The first phase is a problem definition. What is actually problem जिसको आप solve करने जा रहे हैं. And the second phase is how you can solve this problem. So problem formulation के अंदर ये दोनों पार्ट्स हैं कि प्रॉब्लम है क्या और सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे हो सकती है, ठीक है। ये दोनों पार्ट मिलकर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बनाते हैं। सॉल्यूशन, हाउ वी कैन सॉल्व द सॉल्यूशन, आपने अपनी इस रिसर्च के लिए एक प्लान प्रपोज करेंगे कि ये हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मेथडोलॉजी, ये टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन is translating and transformation the selected research problem into an answerable research questions, means आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फर्ज करें आपने आइडेंटिफाई किया कि वायरलेस कम्युनिकेशन में देयर इज अ considerable significant gap, there is a significant delay in data communication in wireless networks. This is your आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, the delay in data communication in wireless networks, this is your research problem, ठीक। डेफिनेटली इस पे लोगों ने काम किया होगा, आपने अभी तक स्टडी किया हुआ है डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को, डिफरेंट सॉरी वायरलेस प्रोटोकॉल्स को आपने स्टडी किया, उनको रियल या सिमुलेशन इन्वायरमेंट्स में आपने टेस्ट किया, आपने उनका डेटा कम्युनिकेशन, डेटा डिले, थ्रूपुट एनालाइज किया, एंड नाउ यू वांट कि जो अभी डिले एक्सपीरियंस हो रहा है, जो अभी डिले इन डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आ, है, आप इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन को। दिस इज योर रिसर्च। सो इसको आप रिसर्च क्वेश्चंस में ट्रांसलेट करेंगे। क्या रिसर्च क्वेश्चन होगा? हाउ टू रिड्यूस द डिले इन डेटा कम्युनिकेशन इन वायरलेस नेटवर्क्स, ये आपका एक रिसर्च क्वेश्चन बन गया, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस की बेस के ऊपर आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस में आप लिखेंगे कि मैं ये टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी, ये मेथडोलॉजी यूज करूंगा और इसमें मेरी वायरलेस कम्युनिकेशन में
डेटा कम्युनिकेशन का ये जो डिले है ये रिड्यूस होगा। दिस इज एट दिस स्टेज, जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, इस स्टेज पर ये अभी आप हाइपोथेसिस दे रहे हैं, आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मैं मेथडोलॉजी यूज़ करूँगा, ये जो मैं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इस पे अप्लाई करूँगा, तो इससे ये एक कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगी और ये जो डिले है ये यहाँ से और इस लेवल पे कम हो जाएगा। ठीक है, ये अभी एग्जम्पशन है आपकी। तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि there is a significant delay in wireless communication. आपने उसको रिसर्च क्वेश्चन how to reduce delay in data communication in wireless networks. आपने उस बेस पे हाइपोथेसिस अपना दिया कि these are the techniques, these are the methodology. If you follow this algorithm, if you use this technique, if you use this methodology, तो ये डेटा कम्युनिकेशन के अंदर डिले रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस होगा। दिस इज योर हाइपोथेसिस। इसको लेकर आप फिर अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे और आफ्टर कंडक्टिंग योर कंप्लीटिंग योर रिसर्च आप अपने हाइपोथेसिस को आपका हाइपोथेसिस अप्रूव होगा कि वाकई आपने जो अज्यूम किया था इस मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए आपकी डिले रिड्यूस हो जाएगा डेटा कम्युनिकेशन में। सो इस बेस के ऊपर आपका हाइपोथेसिस अप्रूव होगा। और ये आपकी रिसर्च, तो हमने शुरू में बताया था कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज एक्चुअली अजम्पशन ऑफ द रिसर्चर, जो कि आपके बेस के ऊपर, रिसर्च की बेस के ऊपर अप्रूव या डिसअप्रूव होती है। What is a good problem to work on is very important, because आपने जब अपना रिसर्च शुरू करना है, आप अपना फर्द करें, आप थीसिस लिखने जा रहे हैं, so you have to keep some point in your mind while selecting your research problem, because अगर आपने अपना सूटेबल रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया और आपने कोई ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम पे काम शुरू कर दिया है जो कि feasible ही नहीं है आपके लिए, so according to your circumstances you would select a research problem. So there are some of the characteristics जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हैं. The first characteristic of the problem is you find the problem interesting. उस चीज़ पे काम करें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है. ठीक है, जब आप स्टूडेंट थीसिस के लिए आते हैं, दो तरह से होते हैं, या तो स्टूडेंट्स का अपना एक इंटरेस्ट होता है किसी टॉपिक के ऊपर और वो उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता है, that is a more suitable, desirable. The second thing is sometime, but most of the time, students don't know what to work on. So he want the supervisor to give him a research work, to give him a research topic. So इससे क्या होता है, अब सुपरवाइजर ने कोई उसको टॉपिक दे दिया है जिसके ऊपर उसने काम करना है, बट द टॉपिक इज वेरी ड्राई फॉर हिम, it is not any interesting, it is not really interesting for him. So अब आपको जिस काम के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको वो उस काम के ऊपर करना पड़े, उस काम पे, उस टॉपिक पे काम करना पड़े, उस ऐसे काम को करना पड़े जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी ऑन. सो इसलिए टॉपिक वो सिलेक्ट करें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप हैप्पीली काम करना चाह रहे हो. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज यू फील द प्रॉब्लम इज समथिंग you can tackle in a reasonable amount of time.
वो प्रॉब्लम पकड़ें जिसके ऊपर आप रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर सके अपनी रिसर्च। फर्ज करें आप एमएस कर रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, दैट शुड बी, आपका रिसर्च वर्क 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज नॉट लाइक कि आप ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम पकड़ लें जो कि 4 ईयर पीएचडी के बराबर हो, और आप अपने 1 ईयर ऑफ क्या जो आपका टाइम है इसके अंदर वो आप उसको टैकल ही ना कर सकें। सो दिस इज very important. I know one of my friend who जब वो अपना पीएचडी रिसर्च प्रपोजल डिफेंस करने गया, जो कि इनिशियली जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर लेते हैं और तो आप अपना एक इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल डिफेंस उसको कहते हैं, फर्स्ट डिफेंस में आप अपने प्रॉब्लम को डिफेंस करते हैं कि दिस इज अ real problem which exists and I want to work on this. So जब उसने प्रेजेंट किया, आई वॉज ऑल्सो उस प्रेजेंटेशन में था, तो मैं उस वक्त उसकी स्लाइड्स कर रहा था, स्लाइड्स चला रहा था। तो जो उसके एग्जामिनर ने उसको कहा, योर प्रॉब्लम इज लाइक 3 PhDs। ये जो आप जिस पे काम करना चाह रहे हैं, ये 3 PhDs के बराबर है। क्या तुम 3 PhD करना चाह रहे हो? उसने कहा नो नो सर। तो उसने कहा भाई, ये जो काम आप प्रपोज कर रहे हैं करने के लिए, दिस इज अ 3 डिफरेंट PhDs। असल में उसने प्रोटोकॉल में थी 3 डिफरेंट फैक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए कहा हुआ था। तो एग्जामिनर ने उसे कहा कि भाई, एक फैक्टर को इम्प्रूव करो डिफरेंट एस्पेक्ट से, बजाय कि आप 3 डिफरेंट जो फैक्टर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 3 PhDs। आप इस 3 ईयर या 4 ईयर में ये कंप्लीट नहीं कर सकोगे, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स जो कि एग्जामिनर्स हैं। डेफिनेटली उनको साल साल हो गए हैं लोगों को रिसर्च करवाते हुए, रिसर्च को रिव्यू करते हुए, रिसर्च को एग्जामिन करते हुए। सो दे हैव एक्सपीरियंस। सो उसी स्टेज पर उसको उन्होंने रीडिफाइन करवाया और उसको कहा कि आफ्टर 1 मंथ दोबारा अपना प्रॉब्लम फाइंड आउट करके दोबारा प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करके लेकर आए और दोबारा से प्रेजेंट करें, बिकॉज दिस योर करंट research problem will not be completed in 3 or 4 years. So आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो बिटवीन यू एंड सुपरवाइजर के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। सुपरवाइजर आपको हो कि को गाइड करे कि जो आपको टॉपिक या जो आप खुद से जिस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, या जो सुपरवाइजर ने आपको टॉपिक दिया है, जो रिसर्च प्रॉब्लम दिया है, वो विद इन अ कोर्स ऑफ टाइम कंप्लीट हो सके। The next is you care about the problem enough to exceed the expended resources। आपके पास टाइम, एफर्ट, मनी, उसके ऊपर आप देखें कितने कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे। डेफिनेटली कुछ ऐसा भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसके के ऊपर आपको लॉट ऑफ मनी एक्सपेंड करनी पड़े, एंड यू डोंट हैव एनी फंडिंग, और यू डोंट हैव एनी एट द टाइम ऑफ जब आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास इसके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सपेंड करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होंगे। इसलिए अपनी प्रॉब्लम को जब आप सेलेक्ट करें, तो अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि कितना टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, कितनी एफर्ट लगा सकता हूँ, कितनी मैं आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज में इसके ऊपर लगा सकता हूँ, and you think you might be able to make contribution to solve the problem of part of it।
देखें, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम पकड़ें, बेशक खुद से सिलेक्ट करें या सुपरवाइज़र आपको दे, तो आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। ठीक है? ये ना हो कि आपने प्रॉब्लम पकड़ लिया और अब आपने काम शुरू कर दिया, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो रहा, आपका टाइम भी लगता जा रहा है और आप उस पे कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे, और आपको कोई उसकी ना टॉपिक की समझ आ रही है, ना आपको पता चल रहा है कि मैंने करना क्या है, और आप उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, सो यू शुड चेंज योर रिसर्च प्रॉब्लम। अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, always find interesting problem which is interesting to you and which can be solved with a reasonable time which you have, which should not you know uh, based on extra resources, and you can do work on this. Keep these things in your mind. एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था गूगल क्लासरूम के ऊपर कि हम लोग किस तरह जान सकेंगे कि अभी तक इस फील्ड में कितनी रिसर्च हो चुकी है और अभी किस स्टेज पर है। तो मैंने इसका कुछ हद तक आपको पहले आंसर दे दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्लाइड कंप्लीटली ऐसी आपको बना दी है जिसके अंदर आप किस तरह से आप जानेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जर्नल्स, आप कॉन्फ्रेंस पेपर, जर्नल्स अप टू द जो करंट पेपर्स हैं, आप वहाँ तक स्टडी करेंगे क्या लोग काम कर चुके हैं। उसके बाद आप अपने पीयर्स, कॉलीग्स और साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर जो रिसर्चर हैं आपके इर्द गिर्द, उनसे डिस्कशंस से आपको सजेशंस मिलेगी, आइडिया मिलेगा फील्ड की डेवलपमेंट का। तो जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो लोग डेफिनेटली एक स्टडी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, तो आपको वो कम स्टडी करना पड़ेगा, आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। तो it is also important to the discussion with your seniors, with your colleagues, uh, with the scientific communities, and you have to see the trends of the technology. आप न्यूज़ से, इंडस्ट्री मैगजीन्स निकलते हैं कि करंटली क्या काम चल रहे हैं, बिजनेस मैगजीन्स निकलते हैं, रिसर्च पब्लिश हो रही हैं, तो आपको अप टू डेट रहना है अपनी फील्ड में। So there are these type of things, और some of the papers आप देखेंगे तो उन्होंने फ्यूचर वर्क, फ्यूचर विजन्स भी लिखे होंगे कि हमारे इस काम के बाद हम ये हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर वर्क होगा। तो डेफिनेटली इफ समबडी हैज़ गिवन सम ऑफ द डायरेक्शंस कि हम फ्यूचर में ये काम करने जा रहे हैं, सो आपको सर्च ऑन करना होगा क्या अगर आप भी ऐसे ही चीज़ पे काम कर रहे हैं जो कि किसी ने पहले ही क्लेम किया हुआ कि हम फ्यूचर में इस पे काम करेंगे, तो आपको इस चीज़ पे सर्च ऑन करना होगा कि क्या उनकी कोई लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल आ गया हुआ है जिस चीज़ पे उन्होंने कहा था कि हम फ्यूचर पे ये काम करेंगे। तो ये ऑल these things you have to go through, because once you have conducted your research and ऐसी कोई चीज़ निकल आती है, so examiners, reviewers, they will not believe on you, or they will definitely let you know that you have not completed your literature work. That's why आप वो काम जो कि आप करने जा रहे थे ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ है, आप उन चीज़ों को तक पहुँचे नहीं,
आपने लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट नहीं किया, आपको आपने इन चीज़ों को मिस कर दिया ड्यूरिंग योर लिटरेचर रिव्यू। अगर आप इन सारी चीज़ों को गो थ्रू करते तो आपको पता चलता कि अभी करंट रिसर्च किस लेवल पे है। तो हाउ टू नो स्टेट ऑफ द आर्ट, दीज आर द 4-5 थिंग्स। व्हाट इज स्टेट ऑफ आर्ट? स्टेट ऑफ आर्ट से मुराद ये है, what is the current stage of any research, any किसी भी टॉपिक के ऊपर करंट स्टेज क्या है, किसी भी चीज़ किसी भी प्रोडक्ट की करंट लेटेस्ट स्टेज क्या है, दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ द आर्ट। ठीक है, तो हम जब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द आर्ट this has been done so far, so it means कि अभी तक जितनी करंट रिसर्च हो चुकी है, जो स्टेज रिसर्च की अब तक है, लेटेस्ट स्टेज जो है, उससे मुताबिक ये चीज़ है। Okay, what are the other ways to find out a legitimate problem? अभी तक जो हमने देखा है कि आप अपनी प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू से आप रिसर्च गैप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उस रिसर्च गैप को फिर आप फिल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज वन वे। अदर वेज क्या हैं? समटाइम्स आपको सुपरवाइजर खुद से कोई प्रॉब्लम सजेस्ट कर देता है, माइट भी उसकी कोई एग्जिस्टिंग रिसर्च पे आपके सुपरवाइजर किसी ऑलरेडी किसी रिसर्च टॉपिक पे काम कर रहा है, तो उसने आपको वही प्रॉब्लम आपको दे दिया काम करने के लिए। सो दिस इज अनदर वे। Suggestions from your colleagues, seniors, your teachers, or any other colleague in the research community, जो कि very less likely है। Nobody give you, believe me, nobody give you a legitimate problem to work on. देखिए, if somebody has done a literature review and he found some valid research problem, so why he will give you the problem to work on? Definitely he will publish his own paper. So this is also, this is a what we call it, uh, professionalism. Believe me, nobody give you, आप लोगों के पास जाते रहें, सीनियर्स के पास जाते रहें कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा, मुझे रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करना है, आप मुझे कुछ सजेस्ट करें। दे विल जस्ट गिव यू ओवरऑल मेजर सजेशंस, बट प्रॉब्लम इज एक्चुअली, प्रॉब्लम फाइंड आउट करने का एक साइंटिफिक वे है कि आपने एक डोमेन को डिटेल्ड स्टडी करने के बाद उसमें से रिसर्च गैप फाइंड आउट किया। So this is what nobody can give you. You have to work at your own. So this is very less likely कि आपको कोई और suggest कर दे कि this is a problem in that field, so you work on that. अच्छा जी, replicate research with modification. Sometime आप एक existing research paper निकालते हैं और आपको उसमें ही मॉडिफिकेशन आप सजेस्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड रिसर्च। ठीक है, आपने एक एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर दिया, किसी प्रोटोकॉल को मॉडिफाई कर दिया विद सम एनहांसमेंट्स, सो दिस इज अ वैलिड रिसर्च। अप्लाई एन एग्जिस्टिंग टेक्निक टू अ न्यू डोमेन। आप फर्ज करें एक वायरलेस टेक्निक, वायरलेस कम्युनिकेशन में आपने कोई एक टेक्निक फर्ज करें, डिले रिड्यूस करने के लिए आपने कोई
टेक्नोलॉजी टेक्निक कहीं से आपको मिली, या आपने किसी एग्जिस्टिंग टेक्निक को अप्लाई किया, अब वो आपने उसको अप्लाई किया वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, वाईफाई के ऊपर फर्ज करें आपने एक टेक्निक को अप्लाई किया और आपने जब देखा कि इसके आपको थ्रूपुट इन्हेंसमेंट हो गई है इससे, और इससे डिले डेटा कम्युनिकेशन में रिड्यूस हो गया है, तो आप यही टेक्निक को किसी और डोमेन पर अप्लाई करें। मतलब फर्ज करें WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की डोमेन पे आप सिमिलर टेक्निक को अप्लाई करके देखते हैं, किसी और डोमेन में सेम टेक्निक को अप्लाई करके देखते हैं और आपको पहले से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, दैट इज योर रिसर्च। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टूवर्ड्स द रिसर्च, कि आप एक एग्जिस्टिंग टेक्निक जो कि माइट बी पब्लिश्ड है, आप उसको किसी दूसरे डोमेन पर अप्लाई करके वहां से इम्प्रूवमेंट अगर आपको मिलती है, तो दिस इज योर वैलिड रिसर्च। एड्रेस कंट्राडिक्शन एंड एम्बिग्यूटी। एग्जिस्टिंग रिसर्चेज में अगर फर्ज करें दो रिसर्चेज में कोई कंट्राडिक्शन आ रही है, किसी रिसर्च में कुछ एम्बिग्यूटी है, तो आप उसको एड्रेस कर दें, दिस इज आल्सो वैलिड रिसर्च। सो देयर आर मैनी वेज आप अपना प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया। अब प्रॉब्लम राइट अप कैसे राइट करना है, देखें, राइटिंग द रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जिससे लोगों की अट्रैक्शन आपकी रिसर्च को स्टार्टिंग फ्रॉम ही रीडर जो को अट्रैक्ट करनी चाहिए। ठीक है, सो आई हैव स्टेटेड सम ऑफ द सेंटेंसेस कि कैसे आप अपनी रिसर्च को, या जब प्रॉब्लम लिखने जा रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, लाइक यहाँ पर सर लिखा हुआ है, द करंट स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन factor 1, factor 2, whatever your study is. The focus of this study will be on improvement of throughput in wireless communication. The main purpose of this study is, so these are the words which normally researchers write in your research. So these are some of the famous research words जैसे आप अपनी प्रॉब्लम को लिखना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज यू नो द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी ने आपकी रिसर्च को पढ़ना शुरू किया, उसको इंटरेस्टिंग लगा, तो वो आपका पेपर पढ़ेगा। ठीक है, और अगर उसको शुरू में ही आपकी रिसर्च अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग नजर नहीं आएगी, सो ही विल लीव योर रिसर्च। सो यू नो व्हाई यू वांट टू मेक द पीपल attract toward your research is very important. जितनी रिसर्च आपकी स्टडी की जाएगी, उतनी आपको रेफरेंसेस आपकी रिसर्च को मिलेंगे। ठीक है, जितने रेफरेंसेस, जितनी साइटेशंस आपको मिलेंगी, दिस इज योर प्रोफाइल। अगर आपने किसी स्कॉलर्स की प्रोफाइल चेक करनी है, तो आप गूगल स्कॉलर्स पे देखें। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लिटरेचर व्यू वाले लेक्चर में कि आपने गूगल प्रोफाइल से कैसे मटेरियल को डाउनलोड करना है रिसर्च का। वहाँ पर आप किसी भी रिसर्चर का प्रोफाइल भी देख सकते हैं। जैसे जैसे जिसको साइटेशन मिल रही है, जिसकी साइटेशन की रिसर्च जा रही हैं, गूगल प्रोफाइल्स में आपकी साइटेशन काउंट बढ़ता जा रहा है। सो दैट इज योर
प्रोफाइल, जहाँ पे लोग आपको देखते हैं कि आपकी कितनी रिसर्च आर्टिकल हैं, कित रिसर्च आर्टिकल्स कितने इम्पोर्टेंट अट्रैक्टिव हैं टू द कम्युनिटी। क्या लोग उनको पढ़ भी रहे हैं कि ये बस आपने पब्लिश कर दिया और बस अब बैठे हुए हैं, किसी के लिए इंटरेस्टिंग ही नहीं है, किसी के लिए वो फायदेमंद ही नहीं है। सो अगर आपकी रिसर्च वाकई वैलिड, इंटरेस्टिंग है, अट्रैक्टिव है, तो आपकी साइटेशन काउंट्स डे बाय डे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो दिस विल एड योर रिसर्च प्रोफाइल। सो इसलिए आपने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स से जिस तरह लोग अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को लिखना शुरू करते हैं, कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, आई जस्ट written down some of the things। so आप अपनी ईज के मुताबिक आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के मुताबिक इनमें से यूज करें। जोन सा सेंटेंस, जोन से वर्ड्स आपकी रिसर्च के ऊपर बेटर फिट आ रहे हैं, उन सेंटेंसेस को उठाएं और वहां से लिखना, अपनी प्रॉब्लम को लिखना शुरू करें। दैट विल बी अट्रैक्टिव फॉर द रीडर्स। नाउ लेट्स सी आवर रिसर्च फॉर्मुलेशन प्रोसेस इन डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने अपना रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया। सेकंड स्टेप पे आपने एक डिटेल्ड लिटरेचर व्यू कंडक्ट किया, जिसमें आपने देखा कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, कहाँ पर गैप है। सो बेस्ड ऑन योर लिटरेचर व्यू, जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप करेंगे। स्टेप नंबर 3, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, विल सी लेटर। नेक्स्ट स्टेप 4 के ऊपर आप रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करेंगे बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और वंस आपके रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो गए हैं, देन यू विल डेवलप योर हाइपोथेसिस, एंड हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिराइव होंगे। आप फॉर्मुलेट करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कि इस रिसर्च में की आउटपुट क्या होगी, आप क्या क्या इस रिसर्च से क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। और फाइनली आप अपने रिसर्च का स्कोप डिफाइन करेंगे। व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड इन योर रिसर्च एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन योर रिसर्च। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप अपनी इस रिसर्च डोमेन में फोकस नहीं कर रहे। माइट बी दे आर रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, बट यू वुड हियर डिफाइन कि मेरे अकॉर्डिंग टू ऑन दिस प्रॉब्लम ये फैक्टर जो हैं वो अब मैं इस अपनी रिसर्च में एड्रेस करूंगा। ऑन द अदर हैंड दिस टाइप ऑफ जो रिलेटेड फैक्टर हैं वो मैं इसमें मेरी रिसर्च उसको फोकस नहीं करी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक राउटिंग प्रोटोकॉल की ही बात कर लें, तो या आप जिस तरह हमने एग्जांपल ली वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर लें, आप वायरलेस कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में डिले थ्रूपुट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आपकी रिसर्च फोकस्ड है। बट आप यहाँ पर बताएंगे कि मेरी रिसर्च फोकस्ड है ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ थ्रूपुट एंड डिले को रिड्यूस करने के लिए। ऑन द अदर हैंड this research does not focus on the security aspects of in the वायरलेस कम्युनिकेशन। सो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। हो सकता है कि आपकी रिसर्च का कॉन्फ्लिक्ट आता हो किसी और एस्पेक्ट के ऊपर, तो आप अपने स्कोप में ही डिफाइन करेंगे कि ये एस्पेक्ट जो है वो मैं अपने इस रिसर्च में कवर कर रहा हूँ, और these aspects will not be focused in this research।
ओके, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि आपने अपना एक ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें जिस तरह यहाँ पे बताया गया है, आप कह रहे हैं मैं क्रिप्टोग्राफी पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, बायोमेट्रिक रिकग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वट एवर योर टॉपिक। ठीक है, आप एक जनरल टॉपिक लेकर आते हैं कि दिस इज़ माई इंटरेस्टेड टॉपिक जिस पे ऊपर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ। अच्छा, बेस्ड ऑन योर लिटरेचर रिव्यू आप उस टॉपिक को नैरो डाउन करते हैं, आप उसके सब प्रॉब्लम्स, सब एरियाज को टच करते हैं कि इस ब्रॉड टॉपिक के अंदर क्या फर्दर सब सेक्शंस हैं। अब उन सेक्शंस को इन डिटेल स्टडी करते हैं और उनसे आप थ्रू योर माइंड मैप्स, फिश बोन स्कीम्स और डिफरेंट अदर एल्गोरिदम्स टूल्स को यूज़ करते हुए आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज इन फर्स्ट स्टेप आप ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, टॉपिक को नैरो डाउन करते करते ऑन द लास्ट स्टेज आप अपनी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन योर लिटरेचर व्यू। इस स्लाइड पे आपको एक डिटेल्ड प्रॉब्लम ट्री बताया गया है कि कैसे आप अ, अपनी माइंड प्रॉब्लम ट्री को डिफाइन करेंगे। फर्ज करें एक टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं फूड इनसिक्योरिटी। सो इसके अंदर आप देखें, अब सब सेक्शन इसके फाइंड आउट करेंगे। लाइक इसमें जो आइडेंटिफाई हुए, लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, लो लैंड प्रोडक्टिविटी है। इन दो मेजर रीजंस की वजह से देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अच्छा, इन फर्दर दोनों सब सेक्शंस को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपने देखा कि आपको डिफरेंट अदर फैक्टर मिल गए हैं। वाटर इन स्कारसिटी है, पानी की कमी है, पुअर सॉइल है, आपकी जो वो ज़मीन है वो पुअर है, अनस्किल्ड लेबर है आपके पास। सो देयर आर अदर डिफरेंट, आपने उसके अंदर सब प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की। इसको फर्दर अगर आप डिटेल्ड में देखेंगे तो आपको हर एक प्रॉब्लम के आगे सब प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। सो इस तरह आपने अपना प्रॉब्लम ट्री डिफाइन करना है। जो भी आप एक मेजर टॉपिक को सिलेक्ट करते हुए उसको नैरो डाउन करते जाएंगे, उसके सब सेक्शंस को देखें, सब सेक्शन से फर्दर नैरो डाउन करें और डिटेल इन डीपली जाकर आप उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करें। So this is a process how you find out your research problem. So once आपकी problem identify होगी, once you have formulated the problem, so you have to represent your problem in a problem statement, a statement of problem which can be a one sentence, which can be a multiple sentence, or it can be a few paragraphs। ठीक है, जिसके अंदर आप समराइज करेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू of your research and why you are going to work on this uh, problem. You would clearly define your and justify your problem here. So we will see the example कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह से लिखते हैं। जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है। दिस इज एक्चुअली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू यू आर गोइंग टू बी एड्रेस्ड, बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू दैट। आपको अपनी उस प्रॉब्लम का ब्रीफ बैकग्राउंड बताना होगा, a brief about your
सॉल्यूशन और ऑब्जेक्टिव बताना होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे आई, क्या इसका एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन हो सकता है, आप कैसे, पहले लोगों ने क्या काम किया हुआ है इसके ऊपर, और अभी आप क्या करने जा रहे हैं, क्या आपकी रिसर्च इससे आउटपुट निकालेगी. सो दिस इज ऑल द थिंग्स आर द components of problem statement. The main purpose of the problem statement is to identify the gap between the current state, which is a problem, and desired state, which is a goal of your research. Okay, so let's see. ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जनरल एग्जाम्पल, ताकि सब लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, जनरल एग्जाम्पल मैंने कोड किया है. After exercising, the human body is depleted of hydration and electrolytes from sweating. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ह्यूमन बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है डिप्लीट हो जाते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. ये एक फैक्ट है. अब the person then needs rehydrate the body and replenish the loss of electrolytes. ये इश्यू क्या है कि बॉडी एक्सरसाइज करने के बाद स्वेटिंग से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट कर देती है. अब उसको रीहाइड्रेट करने की जरूरत है. दिस इज एन इश्यू. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए. नॉट ऑल बेवरेजेस are equally beneficial for after exercise. The coach must decide what drink to offer the players during the game or practice. ये आपकी existing relevant वर्ड को बता रहा है, रेलेवेंसी बता रहा है कि आपके काम जो आप करने जा रहे हैं, फर्ज करें आप कोई ड्रिंक हाइड्रेट्स के लिए कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग इस वक्त बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं, दे आर नॉट इक्वली बेनिफिशियल. एक्सरसाइज करने के बाद ये बेवरेजेस स्पेशली इस नीड्स के लिए ये पूरे नहीं कर रही ज़रूरत को. द माइट बी द कोर्ट मस्ट डिसाइड. अब डिसाइड ये करना है कि क्या आफ्टर एक्सरसाइज या गेम प्रैक्टिस करने के बाद कौन सा ड्रिंक जो है वो ऑफर करना चाहिए. अब आपका काम क्या है, नेक्स्ट आप बता रहे हैं. इन दिस एक्सपेरिमेंट we will investigate the electrolytes contents found in standard sports drinks compared to what is found in plain coconut water. जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप देखना चाह रहे हैं जो इस वक्त स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो हैं उसमें जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं कोकोनट वाटर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनसे. सो आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपका हाइपोथेसिस यहाँ पर ये है कि आप कोकोनट वाटर से आप निकालेंगे, अगर तो ये ज़्यादा निकलते हैं, इससे बेटर क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स, अच्छे कंटेंट्स यहाँ पे आप फाउंड होते हैं कोकोनट वाटर में, तो दिस विल बी योर रिसर्च आउटपुट कि कोकोनट वाटर जो है एज कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स इज बेटर फॉर स्पोर्ट्समैन और आपके प्लेयर्स के लिए. सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रिटन. यहाँ पर आपने देखा कि पहले कॉन्टेक्स्ट, जनरल कॉन्टेक्स्ट बताया हुआ कि आप किस, फर्ज करें मेन टॉपिक कि आप जो है ना वो बॉडी डिहाइड्रेशन के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि रिहाइड्रेट करना है
कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है। एग्जिस्टिंग काम ये है कि बेवरेजेस अवेलेबल हैं बट वो नीड्स को फुली उस तरह से बेनिफिशियल नहीं है, फुली उस नीड्स को पूरा नहीं कर रहे। और आपकी रिसर्च एंड पर आप ये बता रहे हैं कि मैं कोकोनट वाटर के ऊपर रिसर्च करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा हाइपोथेसिस ये है कि ये कोकोनट वाटर दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द स्पोर्ट्स मैन एज अ एज एन ड्रिंक, एज अ स्पोर्ट्स ड्रिंक एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग जो ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज हाउ यू वुड राइट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताया हुआ है, इसके अंदर आपने अपने टॉपिक को जनरली शुरू में बताया, फिर प्रॉब्लम की तरफ आए, फिर एग्जिस्टिंग काम की तरफ आपने बताया क्या अवेलेबल है काम और मैं क्या करने जा रहा हूँ। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम स्टेट। Here are some guidelines while you are writing your problem statement. तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को राइट डाउन करें। जिस तरह फर्स्ट पॉइंट है, राइट ओपनिंग सेंटेंसेस दैट स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट एज वेल एज कन्वे द इशू टू which a broad leadership can relate. ब्रॉड रीडरशिप मीन्स ये नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की डोमेन में लिख रहे हैं तो सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड लोग ही उसको अंडरस्टैंड कर सकें। नो, आपने स्टार्ट इन जनरल इस तरह से करना है कि हर टाइप का रीडर आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ सके कि ये रिसर्च किस चीज़ के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, ये किस चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहा है। आपने स्टार्ट से एक जनरल जनरल आइडिया से बात करनी है ताकि हर तरह का रीडर जो उसको अंडरस्टैंड कर सके। देन स्पेसिफाई प्रॉब्लम और इशू जो आप करना चाह रहे हैं। सेकंड सेंटेंस में अपनी प्रॉब्लम को बताएं और फिर व्हाई प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट उसके ऊपर कुछ आप बताएं। अपना की कॉन्सेप्ट्स कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपकी ये जो रिसर्च है डैट इज बेटर देन द एग्जिस्टिंग रिसर्चर्स। उसमें कोई नंबरिंग का इफेक्ट दें, नंबर्स दें। फर्ज करें दिस विल गिव द 10% इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग स्टडी। ठीक है, आप कोई नंबर्स का इम्पैक्ट बताएं कि कितने परसेंट आपकी ये रिसर्च है एग्जिस्टिंग रिसर्चर से बेटर इम्प्रूव होगी, एग्जिस्टिंग काम में कितना इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। सो दीज आर सम ऑफ द गाइडलाइंस। शॉर्ट सेंटेंसेस को शॉर्ट लिखें, क्लियर लिखें, टू द पॉइंट बात लिखें ताकि हर तरह का रीडर आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ सके। ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी स्टेप्स जो हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रिगार्डिंग असाइनमेंट्स, सो प्लीज केयरफुल एंड प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, बिकॉज मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हम लोग आपकी असाइनमेंट्स जितनी भी वीकली रिसीव होती हैं हम HEC के साथ शेयर करते हैं। हम लोगों ने एक फोल्डर शेयर किया हुआ है HEC के साथ, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट की जितने भी डेली असाइनमेंट्स वर्क स्टूडेंट्स का कलेक्ट होता है हम उसके अंदर डाल देते हैं, जो कि HEC उसको रिव्यू कर रहा होता है। सो काइंडली अपने टाइम पर असाइनमेंट्स को सेंड करें। करंटली मैं आपको एक ग्रैंड असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। इट इज़ अ टर्म पेपर जिसको हम नंबर ऑफ असाइनमेंट्स पे डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट असाइनमेंट इसमें, जो कि अभी ये हमारी फोर्थ असाइनमेंट बनती है, इसमें आपने अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, टॉपिक ऑफ योर पेपर।
जिस तरह हमने देखा कि एक ब्रॉड टॉपिक को कैसे आप स्मॉलर सब एरियाज में डिवाइड करते हैं, और आपने प्रॉब्लम ट्री को देखा। उस प्रॉब्लम ट्री से आपने अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, इंटरेस्टेड टॉपिक डिराइव करना है मेन एरिया से। फर्ज करें आप अगर क्रिप्टोग्राफी पे काम कर रहे हैं तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या क्या सब सेक्शंस हैं, ठीक है। इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, इसमें की मैनेजमेंट है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं की मैनेजमेंट में, क्या प्रॉब्लम्स है, पब्लिक की है, प्राइवेट की है, दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। आप इन एरियाज को फर्दर डिवाइड करेंगे, देखेंगे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या लोगों ने काम किया हुआ है। तो इसी तरह आप डिवाइड करते 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 अपना प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। और फिर आप एक वन पेजर इंट्रोडक्शन लिखेंगे अबाउट योर टॉपिक के ये मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ योर फोर्थ असाइनमेंट। आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसको नैरो डाउन करें until you reaches to your own प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के ऊपर फिर आप लिखें कि आप इसके ऊपर क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल, देयर शुड बी नो प्लेजरिज्म। मैंने अभी आपकी जो असाइनमेंट्स मुझे रिसीव हुई हैं उनमें से चंद लोगों के प्लेजरिज्म चेक किया है। सो उनमें से बहुत कम लोग मुझे मिले हैं जिसका प्लेजरिज्म अंडर 20 मुझे मिला। अदरवाइज किसी का मुझे 50% प्लेजरिज्म, 60% प्लेजरिज्म, इवन 80% प्लेजरिज्म अभी मैंने एक स्टूडेंट चेक किया। तो मैं अभी के लिए आपको सिर्फ ये कलेक्ट कर रहा हूँ। फाइनली जब आपकी फाइनल ग्रेड बनेगा उस वक्त में आपकी हर स्टूडेंट की जितनी असाइनमेंट्स मुझे मिली होंगी सबका एक ही प्लेजरिज्म देखूंगा, एवरेज प्लेजरिज्म, ठीक है। अगर वो 20 से कम हुआ देन एक्सेप्टेबल। जितना प्लेजरिज्म ज्यादा होगा 20 से, उतने परसेंट आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। और वन थिंग प्लीज कीप इन माइंड, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि मिड टर्म और फाइनल टर्म कंडक्ट हो सकते हैं, तो बेस्ड ऑन योर दीज असाइनमेंट्स आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो फिर इन असाइनमेंट्स की बेस पे बनेगा। तो जितनी आप लोगों की ये लेट असाइनमेंट्स और जिन जिन की प्लेजराइज्ड असाइनमेंट्स हैं वो आपके मार्क्स के ऊपर, आपकी ग्रेड के ऊपर इफेक्ट करेगी। सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली और अपनी असाइनमेंट्स को ऑन टाइम सबमिट कराएं। और प्लेजरिज्म का स्पेशली ख्याल रखें, खुद से लिखें। जिस तरह ये वन पेजर आपकी असाइनमेंट है, वन पेज लिखना इट इज़ नॉट अ बिग डील। आप खुद से लिखें जो भी लिखना चाह रहे हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको प्लेजरिज्म में वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो खुद से लिखें और बेशक सिंपल लिखें बट खुद से लिखें।